नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली का दौरा प्रस्तावित है, जहां आपको जानकारी देते चलें कि गाजियाबाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे, तो वहीं किसाऊ बांध परियोजना बैठक में उनकी ओर से शिरकत की जाएगी। आपको जानकारी देते चले कि यमुना पुनर्जीवीकरण को लेकर चर्चा होगी, तो वहीं बांध परियोजना पर मंथन किया जाएगा और बैठक में केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तो वहीं विकास और जल प्रबंधन पर विशेष जो फोकस है वो इस बैठक में रहेगा। आपको जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं और जहां मुख्यमंत्री निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गाजियाबाद पहुंचेंगे, तो वहीं इसके बाद दिल्ली में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में उनकी ओर से शिरकत की जाएगी। बैठक का मुख्य विषय किसाऊ बांध परियोजना और इसके माध्यम से यमुना रिवर के पुनर्जीवीकरण के लिए भी इससे जुड़े हुए मुद्दों पर विचार मंथन किया जाएगा। किस तरीके से इस परियोजना को धरातल पर और भी मजबूती के साथ उतारा जा सकता है, कार्य को किस तरीके से और भी तेज किया जा सकता है, इन्हीं सभी तमाम विषयों पर आज इस बैठक में मंथन होना है। जहां परियोजना के जल संरक्षण, सिंचाई और क्षेत्रीय विकास पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी चर्चा की जाएगी। तो वहीं बैठक में विभिन्न राज्य और केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व भी शामिल होंगे। जानकारी यह भी दे दें कि बैठक समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर उत्तराखंड के विकास योजनाओं और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर भी चर्चा करेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अभय जी, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर रहने हैं, अहम बैठक में भी उनकी ओर से जो है शिरकत की जाएगी। क्या कुछ स्केड्यूल है आज उनका? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये दिल्ली का दौरा बड़ा अहम रहने वाला है, क्योंकि किसाऊ बांध जो बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना है, उस परियोजना को लेकर मुख्यमंत्री का दौरा है, जिसमें उनके बैठक वहां पर होगी। बांध परियोजना में किस तरीके से राज्य के सबसे काम वहां पर किया जा सकता है, कैसे चीजें वहां पर सही की जा सकती है और निकट भविष्य के लिए ये बांध परियोजना कितनी महत्वपूर्ण है, राज्य के लिए भी है, केंद्र के लिए भी, उन सब चीजों को लेकर आज इस बैठक में बातचीत यहाँ पर होगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है वो इस बैठक को यहाँ पर लेंगे। उत्तराखंड सरकार के भी उच्च अधिकारी यहाँ पर रहेंगे और साथ ही केंद्र सरकार के भी जो उच्च अधिकारी है, शासन के उच्च अधिकारी है, वो वहां पर रहेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि इस बांध के अब तक की जो प्रगति है, उस प्रगति को पहले रखने का काम वहां पर किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य के जो इशूज हैं, उन इशूज पे बातचीत वहां पर होगी और राज्य को कैसे और इस परियोजना से लाभ यहाँ पर दिया जा सकता है, उन सब चीजों को, उन सब विषयों पर अपना पक्ष रखने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। लगातार कोशिश यही है सरकार की कि उत्तराखंड में चाहे वो जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से हो या दूसरी विकास की योजनाओं के माध्यम से हो, उस पर ये कह सकते हैं कि आम जनता के लिए काम यहाँ पर किया जा सके, उस पर जनता के हितों के लिए जो जरूरी जो चीजें हैं उस पर योजनाओं को बनाने का काम, उस पर रूप वहां पर किया जा सके, इसलिए उन सब चीजों को लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। और कह सकते हैं कि लगातार महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत है और ये इस बैठक के बाद ये कह सकते हैं कि कई महत्वपूर्ण चीजें सामने निकल कर भी आ सकते हैं, जो सीधे तौर पर राज्य के हित के लिए कही जा सकती है। जी ठीक है अभय जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। मैं दोबारा से आपका रुख करूंगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई की गई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 13.83 करोड़ की संपत्तियां अटैच की गई हैं, जहां हरिद्वार, रुड़की और मेरठ से संस्थान शामिल हैं। तो वही जानकारी यह भी देते चले कि ईडी का इस केस में छठा अटैचमेंट आदेश सामने आया है, जहां मनी लॉन्ड्रिंग के तहत चल रही जांच को और भी तेज कर दिया गया है। तो वहीं फर्जी तरीके से छात्रवृत्ति राशि लेने का आरोप इस पूरे मामले में लगता हुआ नजर आ रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से यह खबर सामने आ रही है, जहां छात्रवृत्ति घोटाले में मामले में परावर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की ओर से बड़ी कार्रवाई करते हुए हरिद्वार, रुड़की और मेरठ स्थित 3 शिक्षण संस्थानों की 13.83 करोड़ रुपए की चल रही अचल और चल संपत्तियों को अटैच कर दिया गया है। तो वहीं यह मामला ईडी का छठा अटैचमेंट आदेश है। जांच एजेंसियों ने पुलिस की प्रारंभिक जांच में उसके आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस को दर्ज करते हुए विस्तृत जांच शुरू कर दी है। और इस खबर पर हमारे साथ अभय कैंतुरा लगातार जुड़े हुए हैं। अभय जी, जिस तरीके से यह मामला प्रकाश में आया, पहले विस्तार से बताएं कि आखिर क्या कुछ ईडी की ओर से कार्रवाई की गई और किस तरीके से यह मामला अब संज्ञान में आया है।
तो अभय जी से शायद अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको जानकारी देते चलें कि जांच में यह सामने आया है कि संस्थानों के द्वारा फर्जी तरीके से छात्रवृत्ति की धनराशि अपने खाते में प्राप्त की गई थी और जिसके बाद ईडी ने यह कार्रवाई घोटाले से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं की गहराई से पड़ताल की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी की ओर से बड़ा एक्शन लेते हुए 13.83 करोड़ की संपत्तियों को अटैच कर दिया गया है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि चल और अचल संपत्तियों को इसमें अटैच किया गया और जहां हरिद्वार, रुड़की और मेरठ के संस्थान इसमें शामिल बताए जा रहे हैं और जहां ईडी की ओर से मामले की विस्तृत जांच को शुरू कर दिया गया है। ईडी का इस केस में छठा अटैचमेंट आदेश है, लगातार जांच जारी है। तो वहीं मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भी इस मामले में जांच को किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि छात्रवृत्ति घोटाले में बड़ी कार्रवाई ईडी की ओर से की गई है। और एक बार फिर से हम अभय केंतुरा की ओर चलते हैं, जहां इस खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अभय जी, जिस तरीके से मामला प्रकाश में आया है, ईडी की ओर से क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की गई है? हेलो जी अभय जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी जी, मामले को लेकर क्या कुछ ईडी की ओर से अभी तक इस मामले में कार्रवाई की गई है? देखिए, इस पूरे मामले पर ये कहा जा सकता है कि जो छात्रवृत्ति घोटाला जो हुआ था, उस छात्रवृत्ति घोटाले में जो जांच इस समय चल रही है, ईडी की तरफ से ये जांच गतिमान है और ईडी ने जो पुलिस की तरफ से अब तक पूर्व में जो जांच की गई थी, उसी जांच के आधार पर उस कार्रवाई को करने का काम यहाँ पर किया है। ये कह सकते हैं कि 3 बड़े शिक्षण संस्थानों के, जिसमें हरिद्वार, रुड़की और मेरठ के 3 बड़े शिक्षण संस्थानों की जो करोड़ों की जो चल अचल संपत्ति थी, उसको अटैच करने का काम ईडी की तरफ से यहाँ पर किया गया है। और जिस प्रकार से कार्रवाई अब तक यहाँ पर हुई है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि ईडी की ये कार्रवाई अब तक की जो कार्रवाई है उसको मिलाकर 6 बड़ी कार्रवाई के रूप में इसे देखा जा सकता है। लगातार कोशिश ये की जा रही है कि जो छात्रवृत्ति घोटाला हुआ, उसके जो दोषी जो लोग हैं उनको पकड़ने के साथ साथ जो संस्थान इस पूरे घटनाक्रम में जो शामिल रहे, जिनकी तरफ से इस पूरे घटनाक्रम में एक कुटरचित षड्यंत्र रचने का काम किया गया और एक सहयोगी की भूमिका निभाई गई, ऐसे संस्थानों की संपत्तियों को भी अटैच करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। ये ईडी की जो कार्रवाई है आने वाले दिनों में और सशक्त होती हुई नजर आएगी और ये कह सकते हैं कि लगातार कोशिश यही यहाँ पर है जांच एजेंसियों की जो आरोपी जो लोग हैं उनको पकड़ने का काम यहाँ पर किया जा सके। जो राशि गबन छात्रवृत्ति घोटाले के रूप में यहाँ पर की गई है, उस राशि की वसूली करने का काम यहाँ पर किया जा सके। प्रयास तो है और ये समझा जा सकता है कि उसकी शुरुआत भी हुई है। जांच के बाद कई लोग इस छात्रवृत्ति घोटाले में सलाखों के पीछे भी पहुंचे हैं और अब ये कहा जा सकता है कि वसूली के रूप में लगातार जो काम हो रहे हैं उस पर ये कार्रवाई हो रही है, ईडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। जी ठीक है अभय जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की और खबर देहरादून से है, जहां भिलाड़ू में स्टेडियम निर्माण को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि परियोजनाओं में आ रही बाधाओं पर शीघ्र ही उन्हें दूर किया जाए। तो वहीं मंत्री ने कैंप कार्यालय में जिला प्रशासन, खेल विभाग और वन विभाग के साथ साथ पेयजल के निगम के अधिकारियों के साथ भी बैठक की, जहाँ बैठक में बसूरी विधानसभा क्षेत्र के भिलाड़ू स्टेडियम से जुड़े विस्तार मार्ग के लिए भी चयनित वन भूमि पर वन विभाग की आपत्तियों के त्वरित निस्तारण पर जोर दिया गया है। उनका कहना है कि यह परियोजना क्षेत्र के युवाओं के लिए खेल सुविधाओं के विकास में बेहद ही महत्वपूर्ण है और इसलिए सभी विभागीय औपचारिकताएं और कागजी प्रक्रिया को तेजी से पूरा किए जाना बेहद ही जरूरी है, ताकि निर्माण कार्य में देरी ना हो और परियोजना जल्द से जल्द आगे बढ़ सके। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से ही है, जहां प्रदेश में मतदाता सूची से जुड़े गणना फॉर्म वितरण तो वहीं डिजिटलाइजेशन कार्य को तेज करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जहां अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जनपदों में SIR की समीक्षा बैठक ली, तो वहीं उनकी ओर से यह भी कहा गया है कि अब तक लगभग 88% गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं
उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रतिशत कम है वहां पर व्यापक प्रचार और प्रसार किया जाए ताकि मतदाताओं को ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए प्रेरित किया जा सके। तो साथ ही साथ शैडो एरियाज में भी मोबाइल और आईटी टीम भेजकर बीएलओज को सहयोग देने को भी कहा गया है। तो वह डिजिटलाइजेशन को प्राथमिकता देते हुए सभी जिलों में जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं ताकि प्रक्रिया समय पर ही पूरी हो सके। तो आपको बताते चले कि प्रदेश भर में एसआईआर की प्रक्रिया पूरे तरीके से चल रही है, जहां आपको यह भी जानकारी दे दें कि बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म्स को वितरित कर रहे हैं और जहां सभी डिटेल्स को एकत्रित करते हुए बीएलओज की ओर से यह फॉर्म सबमिट किए जा रहे हैं। तो वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि एसआईआर की प्रक्रिया में ऑनलाइन यानी कि डिजिटलाइजेशन को भी प्राथमिकता दी जा रही है, जहां टीम को पूरे तरीके से प्रसार और प्रचार करने के निर्देश जारी किए गए ताकि लोगों को इन डिटेल्स को भरने में जो भी समस्याएं सामने आ रही हैं उनका व्यापक तरीके से समाधान किया जा सके। आपको यह भी जानकारी देते चले कि सचिव की ओर से इसमें तमाम बैठकों में निर्देशों को जारी किया गया है कि बीएलओज को भी सहयोग किया जाए ताकि प्रक्रिया में किसी भी तरीके की बाधा का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके। जानकारी यह भी दे दें कि प्रदेश भर में अभी तक 88% गणना फॉर्मों को वितरित किया जा चुका है। तो वहीं टीम की ओर से यही सुनिश्चित किया जाने की कोशिश की जा रही है कि जो भी निर्धारित समय है उस तक एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो सके। वहीं शैडो एरियाज में भी मोबाइल तो वहीं आईटी टीम को भेजकर लोगों को इस प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया जा रहा है। खासतौर पर अनाउंसमेंट वैन की ओर से भी प्रसार और प्रचार किया जा रहा है ताकि ऑनलाइन जिस तरीके से इस गणना फॉर्म को भरा जा रहा है उनमें जो तमाम दिक्कतें आ रही हैं उनका समाधान सुनिश्चित किया जा सके। कम ऑनलाइन प्रतिशत को बढ़ाने के लिए भी लगातार टीम की ओर से इस पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 88% तक अभी तक गणना फॉर्मों को वितरित किया जा चुका है, तो वहीं ऑनलाइन इस डिटेल्स को भरने का प्रतिशत अभी भी काफी कम है और इसी पर अब टीम की ओर से आदेशों को जारी किया गया और जहां उनकी ओर से पुरजोर प्रचार और प्रसार करने की भी निर्देशों को जारी किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े दान मामले में एसआईटी गठन को लेकर परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने प्रतिक्रिया दी है। जी हां, आपको बता दें कि उनका कहना है कि भगवान श्री राम को दिए गए दान को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है उसकी जांच बेहद ही आवश्यक है और उन्हें भी इस संबंध में रिपोर्ट मिली है। उनका यह भी कहना है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ईमानदार सरकार काम कर रही है और एसआईटी जांच के आदेश दिए गए हैं और जिसका परिणाम जल्द ही सामने आएगा। स्वामी ने यह भी कहा कि राम मंदिर आस्था और भक्ति का केंद्र है, न कि अफवाहों का विषय है। अयोध्या में भगवान श्री राम में चढ़ने वाले चढ़ावे को लेकर कुछ सूचनाएं आ रही हैं, मुझे भी पता लगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में बड़ी कर्मठ सरकार है, ईमानदार सरकार है। उन्होंने तुरंत ही, आदरणीय योगी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ही एसआईटी की जांच निर्धारित कर दी और बहुत जल्दी ही उसका फैसला आएगा। मेरा मानना यह है कि श्री राम मंदिर आस्था का विषय है, अफवाहों का नहीं। अयोध्या हमारी सनातन चेतना का, सांस्कृतिक चेतना का और फिर करोड़ों करोड़ों भक्तों की श्रद्धा का धाम है। श्री राम मंदिर न जाने कितनी सदियों की तपस्या का परिणाम है, संवैधानिक प्रक्रिया का भी गौरवपूर्ण परिणाम मिला है। ऐसे फैसले दिए कि फासले ही दूर हो गए। इसलिए अयोध्या और श्री राम मंदिर से जुड़े किसी भी विषय पर चर्चा अवश्य हो, प्रश्न भी उठे।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर हरिद्वार से है, जहां हर की पौड़ी पर सोमवती अमावस्या के अवसर पर भारी श्रद्धालु उमड़े हुए नजर आ रहे हैं। जहां आपको बता दें कि इस दौरान लगभग 76.5 लाख भक्तों ने पवित्र गंगा में आस्था की डुबकी लगाई, तो वहीं घाटों पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली और जहां पूरा क्षेत्र हर हर गंगे के जयकारों से गूंज उठा। प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और विशेष ट्रैफिक प्लान को लागू किया था, तो वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से बल, गोताखोरों और आपदा प्रबंधन की टीमों को तैनात किया गया ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित ना हो। भीड़ के बावजूद भी पूरी व्यवस्था शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से बनी रही और जिससे कि श्रद्धालुओं को सुगम स्नान का अवसर मिल सका। तो आपको बताते चले कि बीते कल अमावस्या के मौके पर हर की पैड़ी का यह सुंदर नजारा देखने को मिला, जहां आपको जानकारी देते चले कि हरिद्वार की ओर पूरे तरीके से भक्तिमय माहौल देखने को मिला है। तो वहीं पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन की ओर से 16 जोनों में इस क्षेत्र को डिवाइड किया गया था और जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। तो वहीं ड्रोन की तस्वीरें आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पुलिस प्रशासन की ओर से ड्रोन की मदद से भी चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी गई। तो वहीं आपको बताते चले कि कल बेहद ही उत्साहपूर्वक माहौल हर की पैड़ी पर देखने को मिला है, जहां हरिद्वार में जिस तरीके से लगातार पर्यटक नगरी भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि जो भी दिन खास होता है एक चुनौती प्रशासन के लिए खड़ी हो जाती है, क्योंकि जाम की समस्या के साथ साथ लोगों की भीड़ को संचालित करना भी एक बेहद ही महत्वपूर्ण चुनौती है और जिसका सामना प्रशासन ने पूरे तरीके से किया। तो वहीं आपको बताते चले कि कल मौनी अमावस्या पर बेहद ही सुंदर नजारा जो है वो हर की पैड़ी पर नजर आया। माफ कीजिए, सोमवती अमावस्या थी और जहां भारी भीड़ देखने को मिली। तो वहीं प्रशासन की ओर से जो बंदोबस्त है वो भी सराहनीय तरीके से किए गए थे और जहां प्रशासन की ओर से पूरे क्षेत्र को 16 जोनों में डिवाइड किया गया था और जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस की ओर से निगरानी रखी गई। तो वहीं सीसीटीवी कैमराज और ड्रोन कैमराज की मदद से भी पूरे क्षेत्र को संचालित किया जा रहा था। आपको यह भी जानकारी देते चले कि प्रशासन की ओर से पहले से ही सुरक्षा के बंदोबस्त कर लिए गए थे और जहां लोगों के आने और जाने के लिए भी विशेष व्यवस्थाओं को किया गया था, जहां प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आया। तो वहीं आपको बताते चले कि सोमवती अमावस्या को लेकर मान्यता है कि इस दिन जो भी गंगा के घाट पर पहुंचकर स्नान करता है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वहीं पितरों की पूजा इस दिन करना बेहद ही अहम माना जाता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए उत्तराखंड के पर्यटन विकास परिषद का गढ़ी कैंट स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 24 घंटे सक्रिय कार्य कर रहा है। जी हां, आपको बता दें कि अब तक 50 लाख से अधिक श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं और जबकि 36 लाख से अधिक यात्री चारधाम यात्रा के दर्शन भी कर चुके हैं। सेंटर में 35 से अधिक कर्मचारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अब तक 45,000 से अधिक शिकायतों का समाधान भी किया जा चुका है। इसमें हेलीकॉप्टर सेवा, यात्रा के पंजीकरण और अन्य सुविधाएं भी शामिल हैं। उप निदेशक पर्यटन अमित लोहानी का कहना है कि मानसून को देखते हुए 24 घंटे कॉल सेंटर संचालित हैं, तो वही यात्रियों को व्हाट्सएप पर भी मौसम की जानकारी भेजी जा रही है, जिससे कि यात्रा अधिक सुरक्षित और सुगम बनी रहे। तो चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है, जहां आपको बताते चले कि कंट्रोल रूम को पहले ही स्थापित कर दिया गया था और जिसमें लगभग 35 कर्मचारियों का स्टाफ काम कर रहा है, जो कि 24 घंटे पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। तो वहीं आपको बताते चले कि चारधाम यात्रा प्रदेश भर में संचालित है और जहां अभी तक की बात की जाए तो 36 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा में दर्शन कर चुके हैं। तो वहीं रजिस्ट्रेशन की संख्या की बात की जाए तो लगभग यह आंकड़ा 50 लाख के पार पहुंच चुका है और जिसमें कि यह आंकड़ा आगे और भी बढ़ने की आशंका है, क्योंकि चारधाम यात्रा अभी पूरे तरीके से संचालित है। तो वहीं व्यवस्थाओं को लेकर भी प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। 45,000 से ज्यादा शिकायतों का समाधान भी त्वरित तरीके से किया गया। जिस तरीके से कॉल सेंटर पूरे तरीके से संचालित है, तो जो भी समस्याएं सामने आ रही हैं, खासतौर पर यात्रियों को हेलीकॉप्टर की व्यवस्थाओं को लेकर समस्याएं सामने आ रही हैं और जिनका समाधान सुनिश्चित करने के लिए त्वरित इस पर
एक्शन लिया जा रहा है, उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है और जिसके कारण आपको बताते चले कि लगातार रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा चारधाम यात्रा में इस साल देखने को मिल रहा है। और अभी आगे आने वाले समय में जिस तरीके से अभी पूरा समय बाकी है, सावन की भी शुरुआत होने वाली है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि आंकड़ा और भी आगे रिकॉर्ड बनाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून के बैरागी वाला हत्याकांड में दून पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे नामजद आरोपी इम्तियाज को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, आपको जानकारी दे दें कि सहसपुर क्षेत्र में पुलिस ने उसे धर दबोचा, तो वहीं यह मामला खेत में पानी छोड़ने के विवाद को लेकर हुई हत्या से जुड़ा हुआ है और जिसमें विनोद कुमार की जान चली गई थी। आपको जानकारी दे दें कि उनकी हत्या कर दी गई थी। तो वहीं पुलिस के अनुसार इस मामले में पहले ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर लगातार अभियान को चलाया गया और बाकी फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की ओर से दबिश दी जा रही है। जांच पूरे तरीके से जारी है। तो वहीं पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो बैरागी वाला हत्याकांड जैसे ही सामने आया, हर कोई स्तब्ध हो गया क्योंकि घर के भीतर घुसकर लगभग 15 से 20 लोगों की भीड़ ने विनोद कुमार कश्यप की हत्या कर दी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया और जिसके बाद से ही लगातार उत्तराखंड की पुलिस पूरे तरीके से एक्शन मोड में है। जहां देहरादून पुलिस की ओर से इस मामले में 4 आरोपियों को पहले से ही गिरफ्तार किया जा चुका है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि बुलडोजर की कार्रवाई भी इस मामले में की गई और जहां 2 आरोपियों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। तो वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि इम्तियाज हत्याकांड के दिन से ही फरार बताया जा रहा था और जहां इस मामले में पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां इम्तियाज को भी आज गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको यह भी जानकारी देते चले कि खेत के मामूली विवाद को लेकर यह हत्याकांड अंजाम दिया गया था और जहां विनोद कुमार कश्यप की घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। तो विकासनगर के बैरागी वाले में हुए सनसनीखेज हत्याकांड के बाद आज पूरे क्षेत्र का माहौल गमगीन नजर आ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि जब मृतक विनोद कुमार का शव उनके घर पहुंचा और जहां शव पहुंचते ही परिजनों का दर्द फूट पड़ा, तो वहीं घर में कोहराम मच गया। मां, बहन, पत्नी और अन्य परिजनों का रो रो कर जहां बुरा हाल है, तो वहीं पूरा क्षेत्र पूरे तरीके से शोक में लिप्त है। जानकारी देते चलें कि हर आंख आज नम थी, तो वहीं हर चेहरा गम में डूबा हुआ नजर आया। अंतिम संस्कार के दौरान भावुक दृश्य देखने को मिला, जहां ग्रामीणों में घटना को लेकर आक्रोश व्याप्त है। तो वहीं आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग लगातार जारी है। जहां पुलिस की ओर से मामले में जांच जारी है, तो वहीं आपको बताते चले कि एक के बाद एक एक्शन जो है वो देहरादून की पुलिस की ओर से इस मामले में किया जा रहा है। लेकिन आपको ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे जहां परिवार के बीच इस समय पूरे तरीके से गमगीन माहौल है, जहां आज उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार करते हुए अंतिम विदाई दी गई। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।